नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 21 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे। तो चलिए इन समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है का टाइटल है एमिड रो चन्नी टेक चार्ज एज पंजाब सीएम। चलिए इसे पढ़ते हैं। विवादों के बीच चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार संभालते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ लेने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में श्री चन्नी ने केंद्र से विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उनकी पार्टी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। दो उप मुख्यमंत्रियों ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा ने भी पद की शपथ ली। श्री चन्नी राज्य में सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले दलित हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तो श्री गांधी के अलावा कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने श्री चन्नी को शुभकामनाएं दी। हालांकि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ द्वारा श्री रावत के इस बयान पर कि आगामी विधानसभा चुनाव श्री सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा पर आपत्ति जताते हुए गॉड ऑफ चेंज जैसी स्थिति हुई। विवाद ने पार्टी को क्षत नियंत्रण में मजबूर कर दिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव श्री चन्नी और श्री सिद्धू दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह संकेत देते हुए कि पार्टी में उथल पुथल पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती है। श्री जाखड़ ने ट्वीट किया कि यह सुनकर चौंकाने वाला था कि विधानसभा चुनाव नए मुख्यमंत्री के बजाय राज्य पार्टी प्रमुख के तहत लड़ा जाएगा, जो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अधिकार को यह कमजोर करता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज जिसका टाइटल है टीएन वे फी फॉर स्टूडेंट्स अंडर 7.5% कोटा। चलिए इसे पढ़ते हैं। तमिलनाडु ने 7.5% कोटा के तहत छात्रों के लिए शुल्क माफ किया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार 7.5% आरक्षण के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के सरकारी स्कूल के छात्रों की काउंसलिंग, ट्यूशन और छात्रावास की फीस का भुगतान करेगी। वह अन्ना विश्वविद्यालय में इस कोटे के तहत कुछ विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के कुछ उम्मीदवारों को आवंटन पत्र वितरित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने छात्रों से इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने और स्नातक के बाद अच्छी तरह से स्थापित होने या उद्यमी बनने के लिए खुद को कौशल से लैस करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने कहा कि सरकार इस योजना पर 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे इंजीनियरिंग कार्यक्रमों और कृषि, मत्स्य पालन और कानून जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले 12,000 छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। श्री स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार को तकनीकी शिक्षा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाना चाहिए, क्योंकि कामकाज के शासन को स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और एम करुणानिधि के शासन को कॉलेजिएट शिक्षा को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा, यह मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी यदि कुछ वर्षों में कोई व्यक्ति मुझसे किसी सुदूर गांव में मिलता है और कहता है कि यह आपके द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश के कारण है कि मैं शिक्षित हुआ और मुझे एक बड़ी कंपनी में रखा गया या मैंने एक कंपनी की स्थापना की। उन्होंने बाद में कुछ उम्मीदवारों को आवंटन आदेश वितरित किए। वहीं पर उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्कूल शिक्षा मंत्री अम्बिल पोयामुजी, उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी, स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम और सांसद थमिझाची हंगापांडियन मौजूद। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होते हैं।
अगली इम्पोर्टेंट न्यूज जिसका टाइटल है एससी नॉट टू इंटरफेयर रीओपनिंग ऑफ स्कूल। चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्कूलों को फिर से खोलने में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायपालिका स्कूलों को फिर से खोलने के राज्यों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और BV नागरत्ना की बेंच ने कहा कि स्कूल खोलने का फैसला पूरी तरह से राज्यों का था और अदालत इसे खोलने में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगी। न्यायपालिका के पास स्कूलों को खोलने और शारीरिक कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए राज्यों को सर्वव्यापी निर्देश पारित करने के लिए न तो डेटा और न ही विशेषज्ञता थी, खासकर जब बच्चों का जीवन दांव पर था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि स्कूल खोलते समय और बच्चों को वायरस के संपर्क में लाते समय सरकारों को सबसे अधिक सावधानी से चलना होगा। यदि ऐसा है तो अदालतों को अधिक ध्यान रखना होगा कि वह कोई भी डेटा नहीं रखते हैं। अदालत एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी जो चाहती थी कि सरकारें शारीरिक कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के लिए समयबद्ध निर्णय लें। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी दलील का समर्थन करने के लिए बिना या कम डेटा वाली जनहित याचिका दायर करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के संबंध में अलग अलग स्थितियां हैं। आगे उन्होंने और कहा कि राज्य के आकार से लेकर जनसंख्या के घनत्व जैसे कारकों के अनुसार स्थिति भिन्न हो सकती है। यह प्रत्येक राज्य का निर्णय है कि वह उन क्षेत्रों को देखे जहां मामलों में वृद्धि हुई है और उसके अनुसार कार्य करें। अंततः यह निर्णय लेने के लिए इसे सरकारों पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। हम शासन नहीं ले सकते, ऐसा उन्होंने कहा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बताया कि शिक्षकों को टीका लगाया जाना था और बच्चों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है IIT दिल्ली सेट्स अप लैब टू मेजर इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइसेस एंड सर्किट। चलिए इसे पढ़ते हैं। IIT दिल्ली ने उपकरणों और सर्किट के विद्युत प्रदर्शन को मापने के लिए प्रयोगशाला स्थापित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने सोमवार को कहा कि उसने एक प्रयोगशाला स्थापित की है जो मोबाइल फोन, अंतरिक्ष उपग्रह और क्वांटम कंप्यूटर जैसे उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों और सर्किट के विद्युत प्रदर्शन को मापने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला IIT के शोधकर्ताओं के साथ साथ अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं की मदद करेगी जो एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और उपकरणों के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। उन्नत विद्युत विशेषता प्रयोगशाला की स्थापना 17 करोड़ रुपए की निवेश की लागत से की गई थी। IIT दिल्ली के निदेशक V राम गोपाल राव ने कहा कि संस्थान ने पिछले कुछ वर्षों में नैनो फैब्रिकेशन, सामग्री लक्षण वर्धन, परीक्षण और प्रोटोटाइप निर्माण के क्षेत्रों में अपने अनुसंधान बुनियादी ढांचे में काफी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि यह विद्युत लक्षण वर्णन सुविधा मौजूदा सुविधाओं के लिए एक स्वागत योग्य अतिरिक्त है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT दिल्ली के प्रयोगशाला प्रभारी अभिषेक दीक्षित ने कहा कि संस्थान अब 4.2 के से तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के पैकेज्ड और ऑन वेफर उपकरणों पर विभिन्न प्रकार के विद्युत माप करने के लिए सज्जित है, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक दुनिया में किसी भी उच्चतम स्तर की सटीकता के साथ संभव है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो। अगली न्यूज जिसका टाइटल है एक्सेस सेवर रेनफॉल श्रिंक्स मॉनसून डिफिसिट टू 3%। चलिए इसे पढ़ते हैं। सितंबर की अधिक बारिश मॉनसून की कमी को घटाकर 3% कर देती है। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत में सितंबर की बारिश सामान्य महीने की तुलना में 27% अधिक है। बंगाल की खाड़ी में एक ताजा बारिश वाली दबाव प्रणाली बनने के साथ यह भी संभावना है कि मॉनसून की वापसी जो आमतौर पर 17 सितंबर से शुरू होती है में देरी होने की संभावना है। अगस्त के अंत तक एक गंभीर वर्षा की कमी ने भारत को लगभग 9% कमी के साथ खतरनाक रूप से सूखे जैसी स्थिति के करीब ला दिया था, लेकिन सितंबर के बाद से बारिश के पुनरुत्थान ने घाटे को 3% तक सीमित कर दिया है। देरी से मानसून की वापसी असामान्य नहीं है। 2019 में दक्षिण पश्चिम मानसून ने 9 अक्टूबर को वापसी शुरू की और पिछले साल वापसी
28 सितंबर को शुरू हुई। मानसून ने 2017 और 2018 में भी देरी से वापसी देखी। 1 सितंबर से 20 सितंबर तक देश के सभी क्षेत्रों में वर्षा अधिक थी। मध्य भारत में सामान्य से 73% अधिक और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 26% अधिक देखा गया। अक्टूबर के मध्य में भारत से मानसून पूरी तरह से विदा हो जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने 16 सितंबर को एक बयान में कहा कि अगले 10 दिनों तक उत्तर भारत से मानसून की वापसी के कोई संकेत नहीं। एंटी साइक्लोनिक विंड विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी तब तक होती है जब क्षेत्र में लगातार 5 दिनों तक बारिश की गतिविधि थम जाती है। निचले क्षोभ मंडल के ऊपर एक चक्रवात विरोधी हवा बननी चाहिए और नमी की मात्रा में भी काफी कमी हो चाहिए। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है एससी सीक डिटेल ऑन जॉब्स फॉर डिसेबल्ड। चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों के लिए जॉब का ब्यौरा मांगा। चलिए इसे पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह विकलांग व्यक्तियों को कोविड-19 तक आसान पहुंच प्राप्त करने के उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताए ताकि उन्हें नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ समान रूप से बचाया जा सके। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने गैर सरकारी संगठन इवारा फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पंकज सिंह ने किया और कहा कि इसने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को घर पर टीकाकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की मांग की गई है। इसने अदालत से आग्रह किया कि वह सरकार को निर्देश दे कि वह टीकाकरण स्लॉट निर्धारित करते समय विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दे। इसने कोविन पोर्टल के अलावा उनके लिए टीकाकरण बुक करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन की भी मांग है। याचिका में तर्क दिया गया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षा स्पष्ट रूप से आवश्यक है। याचिका में कहा गया कि उनके लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए त्वरित और आसान पहुंच उपलब्ध कराने का राज्य का दायित्व उचित आवास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि विकलांग व्यक्तियों की वास्तविक शिकायतों को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अदालत ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दायर एक अलग याचिका में भी नोटिस जारी किया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं के लिए टीकों की आसान उपलब्धता की मांग की। आयोग के वकील वृंदा गोवर ने कहा कि याचिका मूल रूप से मई में दूसरी लहर के दौरान दायर की गई थी। तब से सरकार ने महिलाओं के लिए परिचालन दिशा निर्देश तैयार किए थे। माताओं पर वायरस के प्रभाव को देखने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर विवरण देने कहा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली इसका टाइटल है फिल्टर्स इंस्टॉल्ड इन स्मॉग टावर एट सीपी। चलिए इसे पढ़ते हैं। सीपी यानी कि कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर में लगे फिल्टर। दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर में फिल्टर लगाने का काम पूरा कर लिया है, जिसका उद्घाटन पिछले महीने में किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे की एक टीम ने हवा की गुणवत्ता पर टावर के प्रभाव पर एक अध्ययन शुरू किया है। एक अधिकारी ने बताया कि डेटा जनरेशन में थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि हम अभी पंखे नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हम नमी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज जिसका टाइटल है बुद्धा कलेक्शन ऑन डिस्प्ले सून। चलिए इसे पढ़ते हैं। बुद्ध संग्रहालय पर जल्द ही प्रदर्शन होंगे। राष्ट्रीय संग्रह के व्यापक संग्रह को शहर में नए स्थानों पर प्रदर्शित करने की तैयारी है, जिसमें बौद्ध कला पर दीर्घाओं को अगले कुछ हफ्तों में खोले जाने की उम्मीद है। प्रदर्शन के लिए हथियार और कवच संग्रह और स्वतंत्रता संग्राम संग्रह तैयार करने के लिए भी काम चल रहा है। राष्ट्रीय
संग्रहालय ने सूत्रों के अनुसार सोमवार को कहा कि उसके बगल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व कार्यालयों में स्थित बौद्ध दीर्घाओं को 1 या 2 सप्ताह के भीतर खोलने के लिए निर्धारित किया गया था। जनपद पर राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में ध्वस्त करने के लिए प्रस्तावित इमारतों में से एक है और संग्रहालय ही उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थानांतरित हो गया है। हालांकि इन परियोजनाओं की योजनाओं और समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। साथ ही में राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह के कुछ हिस्सों को लाल किले में पुनर्निर्मित बैरकों सहित नई दीर्घाओं में ले जाया जा रहा है। सूत्र ने कहा कि भारत के हथियारों और कवच पर राष्ट्रीय संग्रहालय गैलरी को अगले 2 महीनों के भीतर लाल किले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। के अलावा 1857 से स्वतंत्रता संग्राम पर गैलरी लाल किले में राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा विकसित की जा रही थी से पूरा होने में लगभग 4 या 5 महीने लगेंगे, ऐसा सूत्र ने कहा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर डिस्प्ले को भी राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगस्त में लोकसभा के जवाब में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि बुद्ध संग्रहालय एक पुनर्निर्मित शताब्दी पुरानी राजसी इमारत में विकसित किया जा रहा था और लगभग 15,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ था, जो हरे भरे परिदृश्य से घिरा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बुद्ध पर अपनी तरह का पहला संग्रहालय है और इसमें पहली शताब्दी 200 से अधिक वस्तुएं शामिल होंगी। श्री रेड्डी ने आगे कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम पर संग्रहालय में एक संवादात्मक दृष्टिकोण होगा और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों कहानियों को बताएगा। के साथ ये न्यूज समाप्त है। आगे बढ़ने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको देशों दुनिया की ताजा तरीन खबरें समय समय पर मिलती रहती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है जिसकी हेडलाइन है जयशंकर वार्न्ड अगेंस्ट एडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ओली। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ओली ने कहा कि जयशंकर ने संविधान अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी पार्टी को सौंपे गए दस्तावेजों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत एस जयशंकर ने 2015 में संविधान पारित करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। नेपाल यूएमएल की कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी समिति को राजनीतिक दस्तावेजों का सेट प्रस्तुत किया गया था, जिसकी बैठक 19 सितंबर को हुई थी। सोमवार को संविधान को अपनाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। नेपाल में लिखे गए दस्तावेजों में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में पहुंचे भारतीय राजनयिक ने राजनीतिक दलों के नेताओं को संविधान का प्रचार नहीं करने की धमकी दी थी और कहा कि अगर भारत के सुझावों के खिलाफ कार्य किया तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये परिणाम नकारात्मक होंगे। 20 सितंबर 2015 को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया था, लेकिन भारत ने आज तक विकास का स्वागत नहीं किया है, यह कहते हुए कि यह संविधान को नोट करता है। श्री जयशंकर तत्कालीन विदेश सचिव के काठमांडू के दौरे के तुरंत बाद उन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। संविधान को अपनाने के बाद से नेपाल में लगातार सरकारों ने राजनीति और राज्य संस्थानों में मधेशियों के अधिक प्रतिनिधित्व की मांगों को पूरा करने के लिए संशोधन का वादा किया है। हालांकि ये संशोधन अभी तक पूरे नहीं हुए। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है पीएम बिडेन बायलैटरल अहेड ऑफ क्वाड मीटिंग। चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री बिडेन द्विपक्षीय क्वाड मीट से पहले व्हाइट हाउस ने सोमवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन अपनी पहली व्यक्तिगत चर्चा के लिए शुक्रवार को मिलेंगे। सार्वजनिक रूप से जारी कार्यक्रम में द्विपक्षीय को पहले सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद क्वाड नेताओं की शिखर
शिखर स्तरीय बैठक हुई। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक दिलचस्प तरीके से अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय चर्चा क्वाड चर्चा को मजबूत करने और गति देने में मदद करेगी, क्योंकि कई विषय बहुत अधिक परस्पर जुड़े हुए हैं। अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान और मोटे तौर पर आतंकवाद का मुकाबला द्विपक्षीय चर्चा के एजेंडे का हिस्सा होगा। भारत को इस बात की चिंता रही है कि अफगानिस्तान आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा और एक ऐसा ठिकाना जहां से वे भारतीय क्षेत्र पर हमले तेज कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दोनों नेता कई क्षेत्रीय मुद्दों और घटनाक्रमों पर नोट्स की तुलना भी करेंगे। संभावना है कि वे के हिस्से के रूप में बीजिंग के साथ गतिकी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शुक्रवार को क्वाड लीडर समिट के लिए परामर्श और घोषणाओं के मुख्य क्षेत्र महामारी को संबोधित करने के आसपास होंगे। मार्च में एक आभासी शिखर सम्मेलन में क्वाड नेताओं ने एक वैक्सीन पहल शुरू की। 2022 के अंत तक एशिया में कम से कम 1 अरब टीकों की आपूर्ति हो जाएगी। शुक्रवार को उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की घोषणा की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि क्वाड परिणामों की सूची में क्षेत्र के लिए इसके लिए उद्देश्य से संबंधित होगा। एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए क्वाड के मूल में एक व्यापक प्रतिबद्धता, ऐसा अधिकारी ने कहा। इंडो पैसिफिक AUKUS के लिए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के पिछले सप्ताह के शुभारंभ पर वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ने दोहराया कि यह सौदा अद्वितीय था। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए है और यह ऑस्ट्रेलियाई मामले से जुड़ी परिस्थितियों के एक अनूठे सेट पर आधारित है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती। अगली न्यूज का टाइटल है वेस्टर्न घाट्स ऑफर मेजर एडिशन टू फ्लोरा। चलिए इसे पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट वनस्पतियों के लिए प्रमुख परिवर्धन प्रदान करते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नए कर या प्रजातियां जोड़ी हैं। 267 नई खोजों में 119 एंजियोस्पर्म हैं, 3 टेरिडोफाइट्स हैं, 5 ब्रायोफाइट्स हैं, 44 लाइकेन, 57 कवक, 21 शैवाल और 18 रोगाणु हैं। 2020 में देश भर में 202 नई पौधों की प्रजातियों की खोज की गई और 65 नए रिकॉर्ड जोड़े गए। इन नई खोजों के साथ भारत में पौधों की विविधता का नवीनतम अनुमान 5,733 टैक्सा है, जिसमें 21,849 एंजियोस्पर्म, 82 जिम्नोस्पर्म, 1,310 टेरिडोफाइट्स, 2,791 ब्रायोफाइट्स, 2,961 लाइकेन, 15,504 कवक, 8,979 शैवाल और 1,257 रोगाणु शामिल हैं। वर्ष 2020 वैश्विक इतिहास में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के लिए चिन्हित रहेगा। इसके कारण हुए कहर के साथ और अभी भी 2021 में जारी है। भारतीय वनस्पतियों के लिए 267 पौधों का यह भारी जोड़, जिसे या तो नई प्रजातियों के रूप में खोजा गया था या भारत के लिए नए वितरण रिकॉर्ड के रूप में पिछले 1.5 दशक के दौरान भारत से किए गए नए पौधों की खोज की औसत संख्या से भी कहीं भी कम नहीं है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक AA माओ ने ऐसा कहा। इस वर्ष नई खोजों में दार्जिलिंग से बेलसम की 9 नई प्रजातियों और जंगली केले की एक प्रजाति की खोज की गई और तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जंगली जामुन सिजिगियम मलयनम की एक प्रजाति और फर्न सिलेगिना ओडिशाना की खोज की गई। ओडिशा के कंधमौल से रिकॉर्ड किए गए थे। भारत के विभिन्न हिस्सों से 14 नई मैक्रो और 31 नई सूक्ष्म कवक प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इन नए खोजे गए पौधों के भौगोलिक वितरण के आकलन से पता चलता है कि 22 खोज पश्चिमी घाटों से की गई थी। उसके बाद पश्चिमी हिमालय 15%, पूर्वी हिमालय 14% और पूर्वोत्तर वर्तमाला 12%। पश्चिमी तट ने 10% का योगदान दिया, जबकि पूर्वी तट ने कुल खोजों में 9% योगदान दिया।
पूर्वी घाट और दक्षिण दक्कन प्रत्येक में 4% योगदान करते हैं, जबकि मध्य उच्च भूमि और उत्तरी दक्कन ने 3% हिस्सेदारी दी है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त। अगली न्यूज़ जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज इज अ की ड्राइवर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। चलिए इसे पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन वित्तीय जोखिम का एक प्रमुख चालक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को सरकारों, नियामकों और वित्तीय फर्मों द्वारा वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रमुख जोखिम चालक के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। जलवायु जोखिम दो व्यापक चैनलों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, भौतिक जोखिम, जिसका अर्थ है आर्थिक लागत और वित्तीय नुकसान जो मौसम की घटनाओं और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन की बढ़ती गंभीरता और आवृत्ति के परिणाम स्वरूप होता है। और दूसरा, संक्रमण जोखिम जो उत्पन्न होता है जब हम कार्बन अर्थव्यवस्था को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इन जोखिम चालकों को समझना महत्वपूर्ण है जो वित्तीय फर्मों को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं। राव ने 16 सितंबर को ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस पर CAFRAL वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में एक भाषण में कहा, जिसकी एक प्रति सोमवार को RBI द्वारा पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि भौतिक जोखिम चालक प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और अक्सर चरम मौसम की घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो वित्तीय फर्मों पर प्रत्यक्ष आर्थिक लागत और वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही जलवायु में दीर्घकालिक लेकिन क्रमिक बदलाव का कारण बनते हैं। इस तरह के तीव्र भौतिक जोखिम अत्यधिक जलवायु घटनाओं जैसे हीट वेव, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और तूफान से उत्पन्न होते हैं। दूसरी ओर पुराने शारीरिक जोखिम दीर्घकालिक घटनाएं हैं क्योंकि वे मौसम के मिजाज के क्रमिक बदलाव से उत्पन्न। उन्होंने कहा कि संक्रमण जोखिम अनिवार्य रूप से अनुपालन लागत के रूप में प्रतिबिंबित होता है जब कोई कम कार्बन अर्थव्यवस्था में समायोजन शुरू करता है। इसमें सरकारी नीतियों, बाजार और ग्राहकों की भावनाओं में बदलाव और तकनीक उन्नयन की आवश्यकता शामिल होगी। अनिवार्य जलवायु संबंधी शमन योजनाएं वित्तीय मूल्यांकन में कमी या उन व्यवसायों के लिए क्रेडिट रेटिंग में गिरावट का कारण बन सकती हैं जो जलवायु मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाएं बाजार की ताकत में बदलाव का कारण बन सकती। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज जिसकी टाइटल है डिफरेंशियल GST फॉर कोकोनट ऑयल इज ए रिप्ले ऑफ द 2009 एक्साइज मूव। चलिए इसे पढ़ते हैं। नारियल के लिए डिफरेंशियल GST 2009 के उत्पाद शुल्क की पुनरावृत्ति है। GST परिषद ने खाद्य तेलों पर लगाए गए 5% के बजाय 1 लीटर से नीचे के पैक आकार में बेचे जाने वाले नारियल तेल पर 18% कर लगाने का प्रस्ताव रखा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा हो, लेकिन विश्लेषक इस विचार से हैरान हैं क्योंकि पूर्व GST कर व्यवस्था में इसी तरह के कदम थे जिन्हें अदालत में सफलतापूर्वक चुनौती दी जा चुकी है। काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी कि 1 लीटर से कम के कंटेनर में पैक और बेचे जाने वाले नारियल के तेल को हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं पर लगाए गए कर जो कि 18% की है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, जबकि 5% GST उसी के लिए जारी रह सकता है जो 1 लीटर या उससे अधिक के कंटेनर में बेचा जाए। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर नारियल तेल 1 लीटर या उससे कम के पैकेजिंग में बेचा जाता है तो उस पर उसको नॉर्मल हेयर ऑयल के जैसे जो टैक्स लगते हैं 5% वो लगाना चाहिए और 1 लीटर से ज्यादा के ऊपर जो पैक्ड नारियल ऑयल बिकता है उस पर 18% कर लगाया जाना चाहिए। 2009 में तत्कालीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें 200 मिलीलीटर तक के छोटे नारियल तेल पैक को हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव था जो 8% उत्पाद शुल्क के अधीन था, जबकि बड़े पैक पर कोई शुल्क नहीं था। एक शोध नोट में JM फाइनेंशियल ने कहा कि इस कदम ने इस मुद्दे को फिर से खोल दिया है। बैरिको ने इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से चुनौती दी थी और इसके पक्ष में फैसला सुनाया था। वित्तीय सेवा फर्म ने कहा कि हमें यकीन नहीं है कि परिषद इस मुद्दे पर फिर से पुनर्विचार करने के लिए क्या प्रेरित करे, खासकर जब से मामला अदालत में अच्छी तरह से सुलझा हुआ लग रहा था।
था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज टाइटल है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट रोज टू 2.1% टू $148 बिलियन। चलिए इसे पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर निर्यात 2.1% बढ़कर $148 बिलियन हो गया है। भारतीय फर्मों के विदेशी सहयोगियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं सहित सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2011 के दौरान जो कि 2.1% की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया और सोमवार को जारी रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार 148.3 बिलियन डॉलर का रहा। आरबीआई ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण के 2020 के दौर से संबंधित डेटा जारी किया, जिसमें कहा गया कि सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से निर्यात को छोड़कर 133.7 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें 4% वृद्धि दर्ज है। अमेरिका सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य था, जो 54.8% के लिए लेखांकन था और यूरोप की हिस्सेदारी 30.1% थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होते हैं। अगली न्यूज इसका टाइटल है बिग विंस फॉर केट विंसलेट ओलिविया कॉलमैन एट एमीज। चलिए इसे पढ़ते हैं। एमीज में केट विंसलेट ओलिविया कॉलमैन के लिए बड़ी जीत। ओलिवियन कॉलमैन और जोश ओकॉनर ने द क्राउन और कॉमेडी टेल लासो के प्रभुत्व वाले ब्रिटिश प्रतिभा के लिए एक बैनर रविवार को नाट्य अभिनेताओं के लिए शीर्ष टेलीविजन एमी पुरस्कार जीता। चलिए इसे पढ़ें। ब्रिटिश शाही परिवार की भव्य गाथा में क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स की भूमिका निभाने वाले कोलमैन और ओकॉनर को सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिनेता और अभिनेत्री का नाम दिया गया। केट विंसलेट को ईस्ट टाउन में सीमित श्रृंखला में एक परेशान जासूस के रूप में अपनी अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामित किया गया था, जबकि इवान मैकग्रेगर ने फैशन डिजाइनर हेल्स्टन की भूमिका निभाने के लिए यह अवार्ड जीता था। प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना के नाखुश विवाह पर केंद्रित एक सीजन के बाद द क्राउन के सहायक अभिनेताओं गिलियन एंडरसन, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के रूप में और टोबियास हेंजीज दिवंगत प्रिंस फिलिप के साथ साथ लेखन के लिए भी जीत हासिल किया और निर्देशन के लिए भी। उन्होंने कहा कि हम सब रोमांचित हैं, मुझे बहुत गर्व है, मैं बहुत आभारी हूँ, हम पार्टी करने जा रहे हैं। टेड लासो के स्टार और सह निर्माता जेसन सुदेकिस को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और यह शो ब्रिटेन के हन्ना वाडिंगम और वेल्ड ब्रेट गोल्डस्टीन के लिए एक संघर्षरत अंग्रेजी फुटबॉल टीम की दिल को छू जाने वाली कहानी में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए दिया गया था। यह शो परिवार के बारे में है, यह शो मेंटर्स और शिक्षकों के बारे में है और यह शो टीम के साथियों के बारे में है और मैं अपने जीवन के उन 3 चीजों के बिना यहाँ नहीं रहूंगा, सुदेकिस ने पुरस्कार जीतकर ये कहा। लेकिन यह सब सादा नौकायन नहीं था। जीन स्मार्ट द्वारा निभाई गई एक लुप्त होती स्टैंड अप महिला कॉमेडियन के बारे में टेड लासो ने हैक्स को कॉमेडी लेखन और निर्देशन पुरस्कार नहीं प्राप्त हो पाया, जिसे सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी अभिनेत्री नामित किए जाने पर स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। कोरोना वायरस के डेल्टा संस्करण पर चिंता ने सोमवार को समारोह के लॉस एंजलिस शहर में एक बाहरी तंबू में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें कम अतिथि सूची और अनिवार्य टीकाकरण और परीक्षित लोग ही शामिल है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है यूएस टू एंड ट्रैवल बैन फॉर वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिका ने टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंध समाप्त किया। अमेरिका ने सोमवार को कहा कि यह उन लोगों के लिए देश की यात्रा पर एयरलाइन प्रतिबंधों में ढील देगा जिनके पास टीकाकरण प्रमाण पत्र और एक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट परीक्षण नहीं है, जो नियमों के एक हौज पौज की जगह लेते हैं, जिन्होंने यूरोप के कई गैर नागरिकों और सहयोगियों को बाहर रखा था जहां वायरस के मामले बहुत कम। नवंबर में प्रभावी होने वाले परिवर्तन परिवारों और अन्य लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन की योजना बनाने और वर्क परमिट वाले विदेशियों को अमेरिका में अपनी नौकरी पर वापस जाने की अनुमति देने के लिए 18 महीने के लिए यात्रा प्रतिबंधों से अलग होगी। यह नीति पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहली बार स्थापित किए गए यात्रा प्रतिबंधों के एक पैचवर्क की जगह लेगी और राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा से कड़ा किया जाएगा और जो उन गैर
नागरिकों द्वारा यात्रा को प्रतिबंधित करता है जो पहले 14 दिनों में यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, चीन और भारत में रहे हैं। इसके साथ ही ईरान, आयरलैंड गणराज्य और ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका में भी। व्हाइट हाउस कोविड-19 के समन्वयक जेफ जेंट्स ने नई नीतियों की घोषणा की, जिसके लिए अभी भी अमेरिका जाने वाले सभी विदेशी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले टीकाकरण का प्रमाण दिखाना होगा। साथ ही उड़ान के 3 दिनों के भीतर एक कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट का प्रमाण देना होगा। श्री बिडेन बिना टीकाकरण वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए परीक्षण नियमों को और भी कड़ा करेंगे, जिन्हें अमेरिका लौटने से पहले और साथ ही घर पहुंचने के 1 दिन के भीतर परीक्षण करने की आवश्यकता हो। पूरी तरह से टीका लगाए गए यात्रियों को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, श्री जीएंट ने कहा। अमेरिकी भूमि सीमा नीतियों में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा, जो मैक्सिको और कनाडा के साथ सीमा पर यात्रा को प्रतिबंधित करता है। यात्रा प्रतिबंध विशेष रूप से यूके और यूरोपीय संघ में सहयोगियों के बीच बढ़ती भू राजनीतिक निराशा का स्रोत बन गए थे। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कुछ यूरोपीय नेताओं के साथ श्री बिडेन की बैठक को पहले से सहजता आई है। यह एक देश आधारित दृष्टिकोण के बजाय व्यक्तियों पर आधारित है, इसलिए यह एक मजबूत प्रणाली है, जेंट ने कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है फाइजर सेट्स कोविड-19 जैब सेफ फॉर चिल्ड्रन एज्ड 5 to 11। चलिए इसे पढ़ते हैं। फाइजर का कहना है कि कोविड-19 5 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित है। फाइजर और बायोनेटेक ने सोमवार को कहा कि परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि उनका कोरोना वायरस वैक्सीन सुरक्षित है और 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रक्रिया पैदा करता है। यह कहते हुए कि जल्द ही नियामक अनुमोदन की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि टीका 12 साल से अधिक उम्र के लोगों की तुलना में कम खुराक पर दिया जाएगा। अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसके जर्मन साझेदार ने एक बयान में कहा कि 5 से 11 साल की उम्र के प्रतिभागियों में टीका सुरक्षित था, अच्छी तरह से सहन किया गया था और एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने के लिए दिखाया गया था। वे यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में जितनी जल्दी हो सके नियामक निकायों को अपना डेटा जमा करने की योजना बना रहे हैं। परीक्षण के परिणाम 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अपनी तरह के पहले हैं। 6 से 11 साल के बच्चों के लिए मॉडर्न परीक्षण अभी जारी है। फाइजर और मॉडर्न दोनों जैब्स पहले से ही कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र के किशोरों के साथ साथ दुनिया भर के वयस्कों को दिए जा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि 5 से 11 आयु वर्ग के बच्चों को परीक्षण में 10 मिलीग्राम की 2 खुराक वाली खुराक मिली, जबकि वृद्ध समूहों के लिए यह 30 मिलीग्राम थी और इन दोनों शॉट्स को 21 दिनों के अतिरिक्त दिया गया था। इसके साइड इफेक्ट क्या हैं? आमतौर पर 16 से 25 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों में देखे गए लोगों के साथ तुलनीय थे। अतीत में सबसे अधिक सूचित दुष्प्रभावों में इंजेक्शन स्थल पर दर्द और सूजन के साथ साथ सिर दर्द, ठंग लगना और बुखार भी शामिल हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है ऑनलाइन समिट टू डिस्कस बायनेलियल WC। चलिए इसे पढ़ते हैं। द्विवार्षिक WC यानी कि वर्ल्ड कप पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन कर सम्मेलन। फीफा ने फुटबॉल के घरेलू संचालन निकायों को 30 सितंबर को एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया ताकि विश्व कप को 4 के बजाय हर 2 साल में आयोजित करने के अपने विवादास्पद प्रस्ताव पर चर्चा की जा सके। यहाँ फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, यानी फुटबॉल से संबंधित ये अंतरराष्ट्रीय निकाय है। चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में सुधार की योजना के तहत इस विषय पर फीफा के सदस्य संघों के साथ चर्चा की जाएगी। फीफा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सितंबर की शुरुआत में सभी संघों सहित हितधारकों को निमंत्रण के बाद आने वाले हफ्तों में चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है प्रेसिडेंट ऑनर्स ब्रिगेडियर सरस्वती। चलिए इसे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने किया ब्रिगेडियर सम्मान सरस्वती। सोमवार को एक आभासी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उप महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा MNS ब्रिगेडियर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि SV सरस्वती को नर्स प्रशासक के रूप में MNS में उनके योगदान के लिए सम्मानित
सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे एक नर्स निस्वार्थ भक्ति और असाधारण व्यावसायिकता के लिए प्राप्त कर सके। एक प्रसिद्ध ऑपरेशन थिएटर नर्स के रूप में सरस्वती ने 3000 से अधिक जीवन रक्षक और आपातकालीन सर्जरी में सहायता की है और अपने करियर में निवासियों, ऑपरेशन रूम नर्सिंग भिक्षुओं और सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। बयान में कहा गया है और यह भी कहा गया कि उन्होंने रोगी शिक्षण सामग्री तैयार की है और कार्डियक सर्जरी के लिए इम्प्रोवाइज्ड ड्रेप किट और सिवनी पैकिंग तैयार की। इसके साथ ही उन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों के साथ भी काम किया है। ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की रहने वाली हैं और उन्हें 28 दिसंबर 1983 को एमएनएस में शामिल किया गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज जिसका टाइटल है फंड एंड फैकल्टी काउंट इन हायर एजुकेशन रैंकिंग। चलिए इसे पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा रैंकिंग में फंड और फैकल्टी की गिनती। उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का छठा संस्करण केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 9 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। जुबिलेंट वे हैं जिन्हें शीर्ष 100 में जगह बनाई है या अपनी रैंकिंग या स्कोर में कुछ पायदान का सुधार किया है। डाउनकास्ट वे हैं जो रैंक या स्कोर में फिसल गए हैं लेकिन अभी भी उत्साहित है क्योंकि वे प्रतिष्ठित सूची में हैं। निराश वे पहले से ही अपने दोषों को जानने को खोजने में व्यस्त होंगे। बिना रैंक वाले लोग अगले साल बेहतर करने के लिए अपने बहाने और प्रतिबद्धता के साथ तैयार हो सकते हैं। क्योंकि NIRF केवल शीर्ष 100 में रैंक करता है, अनुमानित 935 विश्वविद्यालय किसी भी मामले में बंद रहने के लिए बाध्य हैं। देश में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान वर्ष में कई बार आशा और निराशा के आघात से गुजरता है जब विश्व महाविश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग कई फायदे दे सकती है। इसका संकेत प्रभाव छात्रों, शिक्षकों और भावी नियोक्ता को क्रमशः प्रवेश के लिए संस्थानों को चुनने में मदद करने के लिए, अनुसंधान निधि हासिल करने के अवसरों को बढ़ाने के लिए और हायरिंग के लिए परिसरों को लक्षित करने में मदद कर सकता है। यह संस्थानों के बीच सुधार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है जो बदले में उनकी गुणवत्ता में समग्र सुधार की ओर ले जाता है। जैसा कि वर्तमान नीति में है, रैंकिंग स्वायत्तता प्राप्त करने, मुक्त और दूरस्थ मोड कार्यक्रमों की पेशकश करने की शक्ति और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग में प्रवेश करने की अनुमति जैसे विशेषाधिकारों की ओर ले जाती है। सबसे उपयोगी उद्देश्य जो रैंकिंग की सेवा कर सकता है लेकिन अब तक अनदेखा किया गया है, वह है सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना और इस प्रकार गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह उस विशाल अंतर को कम करेगा जो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ और शेष उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच मौजूद है। आखिरकार कोई भी राष्ट्र कुछ औसत दर्जे के समुद्र से घिरे उत्कृष्टता के द्वीपों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो उन्हें शाश्वत हीनता की निंदा करता है। विश्वविद्यालयों को ज्ञान, कौशल और अनुप्रयोग अभिविन्यास के गुणवत्ता प्रसार की पेशकश करनी चाहिए लेकिन उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्हें अनुसंधान, प्रकाशन, पेटेंट और नवाचारों में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। क्योंकि विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन को एक संकेतक द्वारा मापा नहीं जा सकता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और माप के एक मैट्रिक पर रैंक किया जाता है। अधिकांश शोध उत्पादन गुणवत्ता और उसके प्रभाव को काफी महत्व देते हैं। ARWU विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से उनके शोध प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है जबकि THE और QS क्रमशः 60% और 20% वेटेज अनुसंधान के लिए देते हैं। प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए NIRF अनुसंधान और व्यावसायिक प्रथाओं RPP को 30% वेटेज देता है। बदले में प्रकाशनों के संयुक्त मीट्रिक PU 35%, प्रकाशनों की गुणवत्ता के संयुक्त मीट्रिक QP 35%, ITPR और पेटेंट 15%, परियोजनाओं और व्यावसायिक अभ्यास के पदचिह्न के माध्यम से मापा जाता है। इस संदर्भ में विश्लेषण करने पर NIRF के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की एक बहुत ही चिंताजनक प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। NIRF 2020 रैंकिंग से पता चलता है कि देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ने शोध प्रदर्शन पर 92.16% स्कोर किया है। 10वीं सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के लिए स्कोर में भारी गिरावट आई है और यह 60.52% हो गया है और नीचे जाते हुए क्रमशः 20वें और 50वें सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों ने
में 50.32% और 28.69% अंक प्राप्त किए हैं। 100वें सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के मामले में आरपीपी घटकर 4.35% हो गया है। देश के बाकी 935 विश्वविद्यालयों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एनआईआरएफ शिक्षकों की कुल संख्या पर डेटा का खुलासा नहीं करता है, लेकिन कुछ आंकड़ों के बीच यह रिपोर्ट करता है कि शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन पर कुल व्यय और प्रत्येक रैंक वाले विश्वविद्यालयों में नामांकित पीएचडी छात्रों की कुल संख्या शामिल है। संकाय सदस्यों और शोध कर्मचारियों के संदर्भ में उपरोक्त दोनों विश्वविद्यालय के आकार के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हुए उन्हें 10 श्रेणियों में समूहित अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास आरपीपी रैंक के विरुद्ध स्थानांतरित कर दिया गया। डेटा बिना किसी अनिश्चित शब्दों के खुलासा करते हैं कि औसतन कर्मचारियों के वेतन पर जितना अधिक खर्च होता है, विश्वविद्यालय की रैंकिंग उतनी ही अधिक होती है। उदाहरण के लिए शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों के वेतन पर औसत वार्षिक खर्च 391.72 करोड़ रुपए है। इसके विपरीत 41 से 50 रैंक के बीच वाले विश्वविद्यालयों को वेतन पर केवल 119.64 करोड़ रुपए खर्च करते पाया गया। अपेक्षित रूप से 91 से 100 के बीच सबसे निचले स्तर पर रहने वाले संस्थानों ने केवल 79.26 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि यह शोधार्थियों के द्वारा पता चला गया डेटा है। डेटा से पता चलता है कि एनआईआरएफ में शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में औसतन 2627 शोध छात्र थे, जबकि 41 से 50 के बीच रैंक वालों में केवल 1036 पीएचडी छात्र थे। प्रवृत्ति को मजबूत करते हुए नीचे के 10 में स्थान पाने वाले विश्वविद्यालयों में 165 से अधिक शोध विद्वान नहीं। शोधार्थियों की संख्या जितनी अधिक होगी, आरपीपी के मामले में विश्वविद्यालयों की रैंक जितनी अधिक होगी, जो पहले से ही सहज रूप से ज्ञात था और अब डेटा से भी सिद्ध होता है। निष्कर्ष निकालने के लिए फंड और फैकल्टी दो सबसे उपेक्षित क्षेत्र न केवल अनुसंधान प्रदर्शन के लिए बल्कि समग्र रैंकिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में उच्च स्तर का सकारात्मक सहसंबंध है। बातचीत थी फुरकान कमर जी के साथ, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वित्त में प्रोफेसर हैं और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ AIU के पूर्व महासचिव और हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रह गए हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों की सबसे अंतिम न्यूज पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स। का मतलब ये है निजी निवेश में किस प्रकार से पतन हुआ है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर आप डेटा में देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है कि 2020-21 के दौरान 5000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट नहीं सैंक्शन हो पाए हैं। इसके साथ ही बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा टोटल सैंक्शन प्रोजेक्ट में 57% की गिरावट दर्ज की गई है। और इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2012-13 में 414 प्राइवेट प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जबकि 2019-20 में मात्र 320 ही सैंक्शन हुए हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर अलग अलग ग्राफ हैं, जहाँ पर इनकी डिक्लाइन को और जो भी प्रोजेक्ट में डिले हुआ है उनकी रिपोर्ट्स को दिखाया गया है। जहाँ पे आप इन ग्राफ्स में देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको त्याग दिया गया, जिनका संचालन ही नहीं हो पाया। और इसके साथ ही जैसे जैसे अनाउंसमेंट हुई और जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट पूरे हुए और उनमें किसी प्रकार का अवरोध आ गया और फिर वे नहीं चालू हो पाए, उन सभी की रिपोर्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि 2020-21 के दौरान प्राइवेट कैपिटल यानी कि जो निजी फर्में थी उनमें काफी तेजी से अवनति आई है। और 2019-20 के दौरान प्राइवेट सेक्टर के निवेशों में बहुत तेजी से गिरावट आने के साथ साथ ही 2020-21 में 220 प्राइवेट प्रोजेक्ट बैंकों या वित्तीय संस्थानों के द्वारा सैंक्शन किए गए थे, जो कि बहुत ही कम थे। और इसमें से बहुत से ऐसे थे जो शुरू ही नहीं हो पाए। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।